जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। महोदय, कल मैं देख रहा था, पूरे टेलीविजन रंगे हुए थे प्रयागराज की घटना को लेकर के। पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग नहीं सकता। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर रहे हैं, अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो उमेश पाल मारा गया था उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाएं, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? राजूपाल की यही वो थी ना कि वह अपने दम पर विधायक बन गया था। आप जाति जाति की बात करते हैं। मैंने इसी बात को पिछली बार भी कहा था, जब हम विकास की बात करते हैं तो आप जाति का मुद्दा लेके आते हैं, हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आप जाति के मुद्दे को लेकर के आते हैं, हम प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करते हैं तो आप जाति की बात करते हैं। जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करते हैं, हंसते हैं, अरे साहब 1 ट्रिलियन कैसे हो पाएगा? यूपी, अरे आपने जहां छोड़ा था आज उससे आगे बढ़ चुके हैं, यात्रा बहुत आगे बढ़ चुकी है जी, आज उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठिलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये होगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बनेगी। और जरूर बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। लेकिन मुद्दे को भटकाने का प्रयास कैसे होता है? महोदय, एक और नमूना वह है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे थे ना, 12 से 17 के बीच में क्या हुआ था तो हर व्यक्ति जानेगा।
लेकिन 2016-17 में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो बच्चे थे, उस समय 21,21,629 छात्रों के लिए तत्कालीन सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति रोक दी थी। स्कॉलरशिप रोक दी थी। और जब हमारी सरकार आई मार्च 17 में, तो पिछली और उस वर्ष की स्कॉलरशिप फिर हमारी सरकार ने एक साथ देने का काम किया। क्या गलती थी उन बच्चों की? इसमें तो भारत सरकार देती है पूरा पैसा, लेकिन बहुत सारी जैसे योजनाओं में, अभी मैं विभिन्न सेक्टर्स में आऊंगा, और यही लोग जो दलितों का, वंचितों का, गरीबों का, कमजोरों का, निधि, गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े, इन सबके हक पर पूरी तरह डकैती डालने का काम करते थे। वही जब कुछ नहीं चलता तो फिर जाति 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 ये सब चलाना लगता है। मोदी, बड़ी विचित्र सी स्थिति है। कोई मुद्दा ना मिले तो उसी को फिर उठा करके और फिर समाज के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है। विकास से के मुद्दे से, डेवलपमेंट के मुद्दे से, निवेश के मुद्दे से जनता के ध्यान को हटाने का प्रयास होता है। और यही तो हो रहा है, यही करने का प्रयास हुआ। महोदय, प्रदेश के अंदर वित्तीय प्रबंधन का और नमूना मैं देता हूं। 2016-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था, उसमें राज्य का जो अपने रेवेन्यू थे, कुल सोर्स थे, उसमें से केवल 33% का ही उपयोग हो पाया, यानी 33% ही उसमें योगदान कर रहा था। और आज जब खन्ना जी बजट को प्रस्तुत करते हैं 22-23 में, इसका कंट्रीब्यूशन 44% है, 44% है। 16-17 में ऋणों से वित्त का जो बजट पोषण होता था, वित्त पोषण जो होता था बजट का, वह 20% था, और 23-24 में यह घटकर के आज मात्र 16% हो गया है। यानी आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ते हुए कदम है। पूर्व के बजट, पहले पूर्व के बजट के लिए ही 8%, यानी बजट में 8% जो राशि थी वह तो ऋणों के ही ब्याज में चुकता हो जाती थी। आज घटकर के लगभग 6.5% पर आया है। 22-23 में 6.5 पर आ गया है। इसको और कम करने का प्रयास हो रहा है। बजट का दायरा बढ़ा है, हम उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और महोदय, जो प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है, अगर हम 16-17 की तुलना में देखें तो यह दुगने से अधिक बढ़ा है। आज 1,56,000 करोड़ रुपए की राशि केवल, यानी 1,47,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ही खर्च होगा। एक बड़ी राशि है, पहले की तुलना में दुगने से अधिक राशि है। और प्रदेश के अंदर निर्यात, कल कह रहे थे नेता विरोधी दल कि ओडीओपी क्या हो गया? ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, जिसने यहाँ की परंपरागत उत्पाद को, एमएसएमई को एक नया जीवन दिया है। और एमएसएमई को नया जीवन देने का परिणाम है उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक हब बना है। आज उत्तर प्रदेश 16-17 की तुलना में दुगने से अधिक एक्सपोर्ट कर रहा है।
1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट हमारा केवल 21-22 में ही पहुंच चुका है। लेकिन ये सच है कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जरूर दे दिए थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया निकला हो? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। और ये आम उत्तर प्रदेशवासी जानता है इस बात को, आम उत्तर प्रदेशवासी इस बात को करता है, हर व्यक्ति इस बात को जानता है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना प्रदेश की एमएसएमई को देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रस्तुत की थी। आज दुनिया की लोकप्रिय योजनाओं में से एक हो चुकी है। वैश्विक मंच पर आप देखते होंगे जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में कहीं जाते हैं और दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़ी हुई किसी एक प्रतिकृति को उपलब्ध करवाते हैं, तो वह कलाकार, वह हस्तशिल्पी, वह कारीगर भी गौरवान्वित होता है। उसका बिजनेस वैश्विक मान्यता प्राप्त करता है। जियो टैग मिल रहे हैं, मार्केट में ओडीओपी छा रही है, यूनियन बजट का एक पार्ट बनता है। इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय इसकी हम तौहीन करें, ये तो हम अपनी हस्तशिल्पियों का, अपने कारीगरों का अपमान कर रहे हैं। वाराणसी में उनको हम लोग हतोत्साहित कर रहे हैं। हमें तो इसे प्रोत्साहित करना चाहिए, वो हमारी उपलब्धि है, हमारी विरासत का हिस्सा है। आपके लिए जाति का विषय हो सकता है, हमारे लिए एक हस्तशिल्पी, एक कारीगर की कला का, उसके हुनर का सम्मान है। और उसको सम्मान देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने अनेक प्रकार की योजनाएं चालू की हैं, इसकी हम चर्चा भी करेंगे। महोदय, हर बजट, इस बजट में जो व्यवस्था की गई है, अन्य क्षेत्रों में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कार्य किए गए, और इसमें खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखेंगे 2012 से 17 के बीच में जो बैंकिंग व्यवसाय था उत्तर प्रदेश में, वो कुल 12,79,995 करोड़ रुपए का हुआ था, और 17 से 22 के बीच में यह बढ़ करके 22,06,000 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है केवल बैंकिंग व्यवसाय। सीडी रेशियो, बैंकों की जो पूंजी जमा हुई है उसमें से कितना पैसा यहाँ के यूथ को, यहाँ के उद्यमियों को लोन के रूप में मिला है, जो पहले 17 में मात्र 46% था, आज ये बढ़ करके लगभग 55% से अधिक हो रहा है, 55% क्रॉस कर रहा है। महोदय, 17 से 22 के बीच में सबको शिक्षा 9,52,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भी वितरित हुआ है। सबको रोजगार, यानी एक वह तस्वीर सबके सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की उन नौजवानों के आकांक्षाओं को पूर्ति करने का माध्यम कैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं बन रही हैं, उसकी एक झलक ही प्रस्तुत करता है। ये रोजगार का सृजन करता है, यूथ के मन में एक विश्वास भरता है, निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है, कारीगरों के हुनर को प्रोत्साहित करता है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है, राज्य की श्रम शक्ति का सम्मान करता है, और अर्थव्यवस्था में भी संतुलन लाने का कार्य करता है। भविष्य में और अधिक उत्पादन करने की क्षमता की भी आपके पोटेंशियल
कोई देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। आज ये प्रदेश उस दिशा में आगे बढ़ा है और उसी के लिए आज हम लोगों ने जब यहां पे चर्चा हुई कि चर्चा होने लग गई कि आखिर कैसे इस 1 ट्रिलियन की बात कर रहे थे। इसमें पहला सेक्टर है कृषि का। कृषि 1946 की घटना है जब भारत के संविधान निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई। पशुधन, दुग्ध विकास, मत्स्य, पहली बैठक थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना जो भाषण दिया था, बहुत महत्वपूर्ण भाषण है। उन्होंने उस समय कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि इति को लेकर नहीं, अर्थ को लेकर के चिंता होनी चाहिए। अर्थात लक्ष्य साफ है, प्रश्न है उसे पाने के लिए शुरुआत कैसे करें। इति को नहीं बल्कि अर्थ को लेकर के चिंता होनी चाहिए, यानी शुरुआत कैसे होनी है। शुरुआत अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छा आएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हर भारतवासी सम्मान की दृष्टि से देखता है, अपार श्रद्धा का भाव रखता है। और जो बात उस समय कही थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के अंदर देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य में कि क्या भूमिका हो सकती है, उत्तर प्रदेश कैसे इस भूमिका का निर्वहन कर सकता है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर भारत को बनना है तो क्या उत्तर प्रदेश को अपनी आबादी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहिए। आज हमारा योगदान क्या है। हर 16-17वां व्यक्ति देश का हर उत्तर प्रदेश में है। राजस्व संग्रह में इसमें जीएसटी है, कर निबंधन है, आबकारी है। 5.5 से लेकर 6.5 व्यक्ति, यानी में से एक व्यक्ति, एक पौवा भाग उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। लेकिन क्या उतना कंट्रीब्यूशन हमारा है। भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान अभी तक मात्र 8% है। इसको बढ़ा के 16 से 20% तक पहुंचाना है। और उत्तर प्रदेश जिस रास्ते पर चला है ये होगा, है संभावना यूपी के अंदर। और उसी को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। नेता विरोधी दल तो कल इसी पे प्रश्न लगा रहे थे, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे थे, क्या ये संभव हो पाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कैसी बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में क्या नहीं है, क्या नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। देश की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के पास है। देश का सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है। अगर दुनिया के अंदर सबसे युवा राष्ट्र भारत है, सबसे अच्छा यूथ भारत के पास है, तो भारत में वो क्षमता यूपी के पास है। यूपी सबसे अच्छा यूथ भी रखता है, सबसे बड़ा श्रम बाजार भी है और युवा शक्ति को भी रखता है। एमएसएमई 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। कनेक्टिविटी यूपी की, रोड कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी,
4 जनपद नेपाल सीमा से एयर कनेक्टिविटी, वाटरवे, चंदौली, सोनभद्र, यह हर प्रकार की कनेक्टिविटी आज उत्तर प्रदेश के पास है। मैं तो कल मैं सोच रहा था कि 75 इंडिकेटर्स के साथ नेता विरोधी दल ये ना बोलने कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम बना रहे हैं या हमने शुरू कर ली थी। खैर, हो सकता है भूल गए हों, अगले भाषण में फिर बोल भी लेंगे। लेकिन 16,000 किलोमीटर से अधिक का रेल नेटवर्क यूपी के पास और फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों उत्तर प्रदेश से होकर के गुजर रहे हैं। संभावना यूपी के पास। इनलाइन वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच अभी 13 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का शुभारंभ भी किया। उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, व्यापक संभावनाएं हैं और इसलिए हम इस बात को मान सकते हैं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5T का मंत्र दिया, टैलेंट, ट्रेडिशन, ट्रेड, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी, इसको प्रदेश के अंदर विस्तार दिया जा रहा है। हर एक फील्ड में देख रहे हैं। अब केवल उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे ही नहीं, हाईवे भी है। ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण करके सभी स्कूल कॉलेजेस को भी इन सुविधाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई की दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। इसमें तो हर एक को खुश होना चाहिए। हमारे पास स्केल भी है और स्किल भी है और 6 वर्ष में स्पीड भी बढ़ी है। यह भी उत्तर प्रदेश के पास है। महोदय, प्रदेश के इस पोटेंशियल का लाभ उत्तर प्रदेश को कैसे प्राप्त हो, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के माध्यम से देश को कैसे प्राप्त हो, इन सब पर ध्यान देने के लिए ही हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। और मैं बार बार कहता हूं, देश की कृषि योग्य भूमि में से 11 से 12% हमारे पास है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन 19 से 20% यूपी करता है देश में। अगर ये कर सकता है, और मेरा मानना है अब इसमें 3 गुना अधिक क्षमता है, इसको और 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। बजट का प्रावधान इसके लिए भी यहाँ पर किया गया है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल, गाजीपुर, राजघाट, रामनगर में, प्रयागराज में भी टर्मिनल बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। फ्लोटिंग टर्मिनल आदि बनने की अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर के जो सामान्य चर्चा इस सामान्य सदन में हुई है, इस पर सरकार की ओर से मुझे आपने यहां पर सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया है। मैं आभारी हूं सभी माननीय सदस्यों का, दलीय नेताओं का, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के
न केवल बजट के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है, बल्कि 25 करोड़ जनमानस की भावनाओं को, उनकी आशा और उनकी आकांक्षाओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया है। कुल 134 माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में अब तक भाग लिया है। इसमें सत्ता पक्ष के 83 माननीय सदस्य हैं और प्रतिपक्ष के दलीय नेताओं समेत 51 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। मैं इन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। महोदय, जब हम लोग देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट पर चर्चा कर रहे हैं, तो वास्तव में हमें पिछले 6 वर्षों की इस यात्रा को भी जरूर देखना होगा। आज से 6 वर्ष पूर्व, लगभग 6 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन करने का कार्य किया था। सत्ता परिवर्तन के फलस्वरूप 2017 से लेकर के 2022 इन 5 वर्षों तक सरकार ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर कार्य किया और जनता जनार्दन का फिर से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सरकार फिर से पूर्ण जनादेश प्राप्त करके आज अपना यहां पर बजट प्रस्तुत भी की। मैं धन्यवाद दूंगा अपने सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं को ध्यान में रख करके अपना बजट प्रस्तुत किया और प्रदेश के अंदर एक सर्वसमावेशी समग्र विकास की अवधारणा को ध्यान में रख करके आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की इस परिकल्पना को साकार करने वाला, हर एक तबके का प्रतिनिधित्व करने वाला बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश की भावी तस्वीर क्या होनी चाहिए, इसके लिए भी अपना बजट प्रस्तुत किया है। महोदय, पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर बजट का जो आकार है ये दुगने से अधिक बढ़ा है। 2016-17 के अंदर इस प्रदेश में जो बजट प्रस्तुत हुआ था वह 3,40,000 करोड़ रुपए का बजट था और जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने सदन में बजट अपना प्रस्तुत किया 2023-24 का, तो उस बजट का आकार इस समय दोगुने से अधिक 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। यह उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था के विस्तार को प्रस्तुत करता है। यह उत्तर प्रदेश के जीडीपी में
हुई लगभग दुगनी विकास की यानी प्रगति को प्रस्तुत करता है। उत्तर प्रदेश के पर कैपिटा इनकम में हुई वृद्धि को भी प्रस्तुत करता है। और उत्तर प्रदेश की जो यात्रा इस दौरान आगे बढ़ी है वो एक जन विश्वास पर आधारित एक यात्रा है, जहां पर हर एक तबके की अपनी जवाबदेही है। कोई अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक तबका अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है और उसके बाद परिणाम सबके सामने है। सरकार किस प्रकार की होनी चाहिए? समस्याओं से मुख मोड़ने वाली नहीं, उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाली होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनमानस के प्रति संवेदनशील हो, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य भी कर सके। और मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि लगभग पिछले 6 वर्ष का यह कार्यकाल इन्हीं प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रख करके हमने प्रस्तुत किया। मैं कल यहां पर नेता विरोधी दल के पूरे वक्तव्य को सुन रहा था और वो अपनी बात को कह रहे थे। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब वो कह रहे थे तो उन्हें इस बात पे प्रसन्नता हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के पैरामीटर को पिछले पायदान पर धकेलने पर उन्हें प्रसन्नता हो रही थी। उत्तर प्रदेश पीछे क्यों भाग रहा था? सत्र के पहले हर एक क्षेत्र में पीछे क्यों जा रहा था? हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर समस्या के 2 समाधान होते हैं। हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। और ये केवल यहीं पे नहीं हुआ है, अभी भी आ रहा हूं, अभी तो ये शुरुआत है। ये तो आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। देखिए, आपका भी सम्मान करते हैं और शिवपाल जी का भी करते हैं। देखिए, उनको वहां सम्मान मिले ना मिले, हम तो करते ही नहीं। और इसलिए आखिर इतने बड़े प्रदेश के प्रति हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है? ये 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम सभी सदन में बैठे हैं और ये जिम्मेदारी भी सामूहिक है। लेकिन क्या उस सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति कभी हमने उस जवाबदेही को परिचय दिया? कल नेता प्रतिपक्ष कह ही रहे थे कि अगर आप दावोस गए होते तो हो सकता है 50 लाख करोड़ का प्रस्ताव आता। उनको विश्वास हो गया ना कि प्रस्ताव आ रहे हैं। लेकिन ये जो 33 से 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं, ये भी जन विश्वास और सरकार की क्रेडिबिलिटी का ही प्रतीक है। ये उसी का प्रतीक है। क्यों नहीं आता था 17 के पहले?
और 2013 की उस वाकया को दुनिया थोड़े भूली होगी, जब कुंभ के बारे में एक प्रेजेंटेशन करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए थे और चचा जान को जो है तलाशी से गुजरना पड़ा था, उसके बाद लोग विश्वविद्यालय ही नहीं पहुंच पाए। प्रदेश की क्या स्थिति हुई थी? हमने प्रदेश को कहां पहुंचाया था? किसी एक फील्ड में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया होता, लेकिन महोदय, इस बजट में अगर आप देखेंगे तो हमने जनता से जो वायदे किए थे उन सबको भी उसमें समाहित किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने जारी किया था और हमारी पार्टी ने जनता के सामने जो वायदे किए थे, कुल 130 संकल्प थे। मोदी सरकार की तानाशाही चरम पर है। अब आप लोग भी वैसे संकल्प जारी कर रहे हैं। पहले आप लोग अपना घोषणा पत्र घोषित करते थे, घोषणाएं बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती थी। एक घोषणा आप लोगों ने की थी 2016 में या अगस्त 16 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित ओलंपिक गेम्स 2016 में पदक विजेता खिलाड़ियों को, देश के जो पदक विजेता खिलाड़ी थे उनके लिए घोषणा हुई थी कि उन्हें हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 6-7 महीने गुजर गए। फिर मार्च में जनता ने इस लायक ही नहीं छोड़ा कि आप कुछ कर सकें। लेकिन इसमें बैडमिंटन में सुश्री पीवी सिंधु, कुश्ती में सुश्री साक्षी मलिक, जिम्नास्टिक में सुश्री दीपा कर्माकर, इन 3 खिलाड़ियों के लिए घोषणा हुई थी, लेकिन उनकी राशि नहीं मिल पाई। और फिर जब हमें जानकारी मिली कि घोषणा राज्य शासन की है, तो 26 जनवरी 2018 को हम 24 जनवरी को हमने इस 18 में इस कार्यक्रम को किया और 26 जनवरी को इन सभी खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने वो राशि आप लोग घोषणा के अलावा करते क्या थे? और लेकिन हम लोग संकल्प करते हैं और उन संकल्पों के आधार पर ही हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। गत वर्ष और इस वर्ष में सरकार गठित होने के बाद से लेकर 130 में से 110 संकल्पों के लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में करनी है और इसके लिए 64,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की गई है। 64,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसके लिए हम लोगों ने प्रस्तावित की है। इस राशि का उपयोग प्रदेश के अंदर उन सभी योजनाओं को जो प्रदेश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए, उनके हितों के लिए लोक कल्याण पत्र के संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप होगा, उसके लिए इतनी धनराशि की व्यवस्था भी इस संकल्प में की गई है। और वह एक जो हमारे संकल्प पत्र को यहाँ पर कल माननीय नेता विरोधी दल प्रस्तुत कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसके बारे में भी उचित होगा कि हम आपको बता दें और आप उसको फिर याद कर सकेंगे तो अच्छा होगा। उसको याद होना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। महोदय, वित्तीय प्रबंधन कैसे होना चाहिए और किस रूप में पिछली सरकारों में व्यापक कर चोरी होती थी,
कैसे उसमें लिप्त थे हर तबके के लोग, कैसे प्रदेश के विकास को बाधित करते थे, उसके बहुत सारे नमूने मिलेंगे आपको। केक की रिपोर्ट में मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की जो जांचें चल रही हैं उसमें भी मिलेंगे। एक है मेरे पास ईडा का, उसकी फोटो वायरल हो रही है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, ये है इसमें हाउ ईडा वेंट फ्रॉम 642 करोड़ लॉस इन 2016 टू रिकॉर्ड प्रॉफिट इन जस्ट 6 ईयर्स। यानी 2016 तक कैसे यह 642 करोड़ रुपए के लॉस पे गया और पिछले 6 वर्ष के अंदर कैसे वह रिकॉर्ड प्रॉफिट की तरफ गया है। यह एक उदाहरण है आपके सामने। क्या बात करते थे ये लोग, कहते थे कि साहब नोएडा कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो दोबारा नहीं आ सकता है। और जब मैं गया था तो नेता विरोधी दल उस समय कहते थे अब तो मैं पक्का मान लिया दोबारा नहीं। मैं कहा डंके की चोट पे आऊंगा दोबारा। ये थोड़ा देखे होते ना तो मुझे लगता है ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगता कि सरकार कैसे कार्य कर रही है और कैसे आप कर रहे थे। 2016-17 में जो राज्य कर का राजस्व था वो कुल 86,000 करोड़ रुपए आता था और इस बार इस वित्तीय वर्ष अभी 22-23 का चल रहा है 31 मार्च तक। 31 मार्च तक जो हम कुल रेवेन्यू लेके आने जा रहे हैं वह है 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का। 86,000 और 2,20,000 करोड़, आप दुगनी की बात कर रहे हैं, दुगने से ज्यादा है। सेल टैक्स में तो आज जीएसटी के रूप में आया है, आपके समय में कुल 49,000 करोड़ रुपए से लेकर के 51,000 करोड़ रुपए आता था 16-17 में। आज महोदय यही 22-23 में इस वित्तीय वर्ष में 1,24,000 करोड़ रुपए से अधिक का पार करने लगा। एक्साइज में जगह जगह जो है इन लोगों ने एक माफिया को पूरी तरह हावी करवा दिया था। हर जिले में अभी मैं आऊंगा उस स्टेट एक्साइज से प्रदेश को 16-17 में कुल मिले थे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक, कुछ 12,000 करोड़ के आसपास पैसा मिला था और इस बार 22-23 में मिलने जा रहा है 45,000 करोड़ रुपए है। 45,000 पैसा किसके पास जाता था? ये किसके पास ये पैसा जाता था? ऐसे ही थोड़ा कोई खरीद दे रहा है इंग्लैंड में होटल, ऑस्ट्रेलिया में टापू, ऐसे थोड़े खरीद रहे आप। ये सब प्रदेश को लूट करके खरीदा गया है। महोदय मुझे बताते थे आज प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। हमारे पास आज के दिन पर जो बढ़ा हुआ राजस्व है यह हमारे यहां लोक कल्याण का आधार भी बन रहा है। गरीबों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, माता और बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए, इन सब के कल्याण का भी आधार बन रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का भी आधार बन रहा है। रेवेन्यू सरप्लस यूपी जैसे स्टेट में जिसको आप लोगों ने बीमारू बना दिया था, आज वो बीमारू से उभर चुका है। आज देश की बड़ी अर्थव्यवस्था में उभर रहा है और मैं कह सकता हूं
अभी हमारा पहला ग्राउंड ब्रेकिंग होने दीजिए। उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था होगी और उसके बाद अगले 5 वर्ष के अंदर आप देखना देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश होगा। महोदय, तब हुआ है जब हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष में कोई अतिरिक्त टैक्स प्रदेश की जनता जनार्दन पे नहीं लगाया। पेट्रोल और डीजल के दाम अगल बगल के स्टेट में जाके देखिए, यूपी में सबसे कम है, मिनिमम है। पेट्रोल डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने का मतलब हर उपभोक्ता वस्तु का हर एक उसका दाम बढ़ जाना। लेकिन उत्तर प्रदेश में जीएसटी देने के लिए आज हमारा व्यापारी बंधु तावला है, कह रहा था हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। 26 लाख से अधिक व्यापारी वर्तमान में जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन किया है और यही नहीं, लगातार कर रहा है। और सरकार ने भी हर एक व्यापारी को 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाया है। महोदय, ये तब है जब हम लोगों ने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी। और उसमें इस महामारी के दौरान सरकार की संवेदनशीलता थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, फ्री में राशन, ये सभी चीजें भी उपलब्ध कराई गई। गरीबों को, कमजोर तबके के लोगों को, स्ट्रीट वेंडर को भरण पोषण भत्ता, 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकाएं, उन सबके स्किल मैपिंग के साथ साथ उन्हें समायोजन करने की व्यवस्था, इन सब को करने के बावजूद भी आज प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हमारे पास पैसा नहीं या बैंकों से लोन ले लेंगे। वित्तीय संस्थाओं के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। एफआरबीएम एक्ट की जो लिमिट है उसके अंदर ही उत्तर प्रदेश की वर्तमान की व्यवस्था है और राजकोषीय घाटे को हमने उसके दायरे में रखा, सीमित रखा है। ये प्रदेश के बेहतर वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना भी है। ये इतनी बड़ी आबादी को कोविड जैसी महामारी का सामना करते हुए, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करते हुए, ये वित्तीय प्रबंधन का एक बेहतरीन नमूना हो सकता है, जिसके लिए सरकार की सराहना करनी चाहिए कि कि चलिए, आखिर जो टेस्ट हुए, क्या वे टेस्ट क्या किसी की जाति देख करके हुए थे क्या? वैक्सीन किसी की जाति देख करके लगाए गए थे क्या? राशन किसी की जाति देख करके लगाए गए थे क्या? नहीं, ये तो सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, यही तो है। ये वही मूर्त रूप है। योजनाओं का लाभ सबको, विकास सबको, सब तक पहुंचाने का काम किया गया और उस सीमा को हम लोगों ने पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। कल मैं सुन रहा था नेता विरोधी दल की बातचीत को, कैसी बात कर रहे थे। और उन्होंने यहां पे खन्ना जी के बजट भाषण में शेरू शायरी पर भी काफी टिप्पणी की। राष्ट्र कवि दिनकर की कविता को भले ही पढ़ नहीं पाए, लेकिन खन्ना जी की उस पर शेरू शायरी पर टिप्पणी कर रहे थे। लगता टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। जाति, हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी की